हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच में ये सारी कंसेप्ट्स है और इस कंसेप्ट पे मैंने 11 क्वेश्चंस कराऊंगा और आपका यहाँ पे अनसॉल्व क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व क्वेश्चन की भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 1 और 2 क्वेश्चंस होगा। ब्रेक इवन यूनिट्स एंड रेवेन्यू 3, 4, 5, sales for the desired profit, margin of safety, composite break-even point, miscellaneous questions based on the cost volume profit analysis। जितने भी cost volume profit analysis पे है उस सारे पे miscellaneous question 10 to 36 और यहाँ rest all। इस पार्ट में बहुत सारा क्वेश्चंस हमारे सॉल्व क्वेश्चंस में है। सॉल्व क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे है। एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या क्या स्टडी करनी है। प्रॉफिट प्लानिंग, इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, मेक और बाय डिसीजंस, क्लोजर ऑफ अ डिपार्टमेंट और डिसकंटिन्यूड ऑफ द प्रोडक्ट, मेंटेनिंग डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट, फिर मेंटेनिंग डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद हमारे पास जो है ऑफरिंग कोटेशंस, एक्सेप्टिंग एन ऑफर और एक्सपोर्टिंग बिलो नॉर्मल प्राइस, alternative use of the product, facilities, problems of key factors, selection of suitable product mix, marginal absorption costing, break even charts। ये सारे हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे इस चैप्टर्स में। हम एक एक करके इस चैप्टर के हर एक पॉइंट्स को आपको डिस्कस करने चले जाते हैं। इसमें सबसे जो मेन जो पार्ट आपका है इस कॉस्ट ऑफ में, इसमें आपको स्टडी करनी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच और दूसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, इसको समझिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच क्या होता है। अगर कोई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पूछना चाहता है कि भाई साहब अगर ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोडक्ट इस मार्केट में सेल हो रही है, तो इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग मुझे बताया जाए। तो इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हमें क्या बताएंगे, हम इस अप्रोच के बेसिस पे बनाएंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच के बेसिस पे बनाएंगे। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर मान लिया सब प्रोड्यूस किया जा रहा है और उसको सेल किया जा रहा है रेगुलर मार्केट में, इन जनरल मार्केट, देन इट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। इट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। और जो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच है, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अगर मान लिया जाए मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, सेल कर रहा हूं, एक नया ऑफर मेरे पास आता है, एक नया ऑर्डर कहीं से आता है कि भाई इतनी प्रोडक्ट को मुझे दे दो, जो एग्जिस्टिंग मार्केट को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो मैनेजमेंट उस केस में पूछेगा कि भाई साहब मिनिमम कितनी प्राइस इसको दिया जाए, मिनिमम कितनी प्राइस दिया जाए ताकि हम उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो दिस मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच कहा जाता है। तो यहाँ हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच में एक सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच के हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। तो इसमें है इफ, सेकंड पार्ट में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच, इफ मैनेजमेंट would like to know the total cost for the regular product, then we should follow absorption costing approach. Absorption costing
अप्रोच, वी शुड फॉलो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। भाई साहब अगर कोई रेगुलर प्रोडक्ट के लिए कोई कॉस्ट की डिटरमाइन की जाती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच पे लिया जाता है। जैसे इसकी कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन की जाती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर ये वाली कॉस्ट हो गई, यहां आपके पास प्राइम कॉस्ट आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया। अब हम करेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड यहां पे फिक्स हो जाएगा, यहां पे वेरिएबल हो जाएगा, वेरिएबल और फिक्स दोनों। फिर आपका यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड के बाद हमारे पास वेरिएबल और फिक्स दोनों हो जाएगी हमारे पास। तो ये जो आएगा, यह मैं इस पार्ट को मैं यहां पे लेके जा रहा हूं, यहां पे इस पार्ट को मैं यहां पे रोक रहा हूं, इस पार्ट को मैं यहां पे लेके जा रहा हूं। यहां पे कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। ये आपको फिर ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो यहां वेरिएबल और फिक्स ये भी दोनों हो जाएगा, वेरिएबल और फिक्स ये भी दोनों हो जाएगा। फिर आपको ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें एडमिन सेलिंग ओवरहेड अगर लिखना है, सेलिंग ओवरहेड को ऐड करेंगे तो यहां पे वेरिएबल और फिक्स। तो सर इस तरह हमारे पास टोटल कॉस्ट निकलता है एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, टोटल कॉस्ट निकलता है एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। कोई भी प्रोडक्ट आपको रेगुलर साइकिल में चल रहा है, अब किसी मार्केट में सेल परचेज हो रही है, तो उसकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा अप्रोच यूज करते हैं, हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अप्रोचेज यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि भाई ये रेगुलर प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, इसी प्रोडक्ट का हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटी कुछ बाकी है जो इस मार्केट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। कहीं नए ऑफर्स आया, कहीं नई मार्केट से ऑफर आई जो इस मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, जो इस मार्केट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, वहां से ऑफर आए। तो मैनेजमेंट ये पूछेगा आपको, मैनेजमेंट ये जानना चाहेगा कि भाई मिनिमम कितनी प्राइस न्यू ऑफर के लिए एक्सेप्ट किया जाए, मिनिमम कितनी प्राइस इस ऑफर के लिए एक्सेप्ट किया जाए ताकि हमारे वो कस्टमर को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो उस केस में हम कौन सा नए कस्टमर के लिए जो नई मार्केट से आएगा, ऑर्डर आएगा, ऑफर आएगा, उसको क्या कहेंगे हम, आपको मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच के लिए यूज करेंगे। फॉर आपको ऑफर और ऑर्डर, फॉर न्यू ऑफर और ऑर्डर, न्यू ऑफर और ऑर्डर के लिए हम किसको यूज करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग को देखा जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते क्योंकि ऑल द फिक्स कॉस्ट इज रिकवर्ड बाय द एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। जो ऑलरेडी रेगुलर प्रोडक्शन है, रेगुलर कस्टमर से, उससे फिक्स कॉस्ट हमारी रिकवर होती है। मार्जिनल कॉस्ट की अप्रोच में हम फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते, उसकी डिसीजन हम और आगे लेंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच के बेसिस में मैं डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच, अगर मैनेजमेंट ये चाहता है कि भाई साहब मेरे पास कोई ऑर्डर आया, मेरे पास कोई ऑफर आया, उस ऑफर को हमें एक्सेप्ट करनी है, मिनिमम किस प्राइस में एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो उस प्राइस को क्या किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच के बेसिस पे उसको डिसीजन लेते हैं।
हम इसमें फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जाता है। अब देखिए यहां पे, इफ मैनेजमेंट wants to know the minimum price to be charged from customer for new product or offer. Customer from customer for new product, न्यू ऑर्डर, और इसको ऑफर भी कहा जाता है, ऑफर। अब आपको यहाँ पे ऑर्डर और ऑफर के बारे में यहाँ पे बोला, न्यू प्रोडक्ट न्यू ऑफर यहाँ पे होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ ऑर्डर और ऑफर का? क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स इन एडिशनल टू द रेगुलर प्रोडक्ट फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट। क्वांटिटी, ऑर्डर और ऑफर का मतलब क्या होता है? वह क्वांटिटी, वह प्रोडक्शन यूनिट जो रेगुलर मार्केट के अलावा जो ऑर्डर आया, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको क्या कहा जाता है? ऑर्डर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? ऑफर कहा जाता है। ऑर्डर और ऑफर, भाई हमारे पास एग्जिस्टिंग मार्केट ऑलरेडी है, रेगुलर मार्केट ऑलरेडी है, हमें कुछ कैपेसिटी बाकी है प्रोडक्शन करने के लिए, हमारे दूसरे जगह से ऑर्डर आया जो एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करता है। उस केस में हम कौन सा अप्रोच यूज करते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच यूज करते हैं। तो यहां पे हमें जो दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब ऑर्डर और ऑफर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। ऑर्डर और ऑफर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑर्डर और ऑफर को, क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स इन एडिशन टू द regular product from outside market which will not disturb रेगुलर कस्टमर, जो रेगुलर कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करता, रेगुलर कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करता हो, प्राइस के रेस्पेक्ट में या किसी के रेस्पेक्ट में रेगुलर कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करता हो। लाइक फॉरेन से कोई ऑर्डर आ गया, गवर्नमेंट का कोई आपका कोटेशन आ गया, उस केस में मिनिमम क्या प्राइस अप्रोच करेंगे? तो उस केस में हम कौन सी प्राइसेस करते हैं? यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। हम फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच के बेसिस पे प्रॉफिट निकालना हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे प्रॉफिट निकालना हो, तो अब अलग डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली भी इसको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक बताया, रेगुलर प्रोडक्शन के लिए अगर कॉस्ट को डिटरमाइन करनी हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच यूज करते हैं, और न्यू कस्टमर के लिए जो एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करता हो, एक फॉरेन से ऑर्डर आ गया या गवर्नमेंट का कोटेशन देना हो, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का अप्रोच करते हैं। मैनेजमेंट ऐसे कॉस्ट की डिटरमाइन, ऐसे आपकी अप्रोचेस डिटरमाइन करता है प्रॉफिट निकालने के लिए और कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का, थोड़ी सी हम कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पे मार्जिनल कॉस्टिंग, इसको एकदम अच्छे से समझना है। मार्जिनल कॉस्टिंग को, इसके बेसिस पे आज क्वेश्चंस भी करेंगे हम। मार्जिनल कॉस्टिंग,
हमने यहां पे देखिए 1 यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है, 100 यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड किया जा रहा है, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस और सोल्ड किया जा रहा है। मैंने 3 यूनिट्स पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 1 यूनिट्स, 1000 यूनिट्स और दिस। यहां पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20 है। सेल्स रिवेन्यू कितना आ जाएगा? सेल्स रिवेन्यू सर यहां पे 20, यहां पे 2000, यहां पे 20,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 10, तो यहां पे 10 आ जाएगा, यहां पे 1000 हो जाएगा और यहां पे आपका कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अब इस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेल के बीच की जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन। तो यहां हमारे पास कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट को समझाने के लिए वाले फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन, यहां पे आपको 10 हो जाएगा, यहां पे 1000 हो जाएगा, यहां पे 10,000 हो जाएगा। मान लो मैंने कहा कि लेस फिक्स कॉस्ट यहां पे 500 है, यहां पे 500 है, यहां पे 500 है, मैंने फिक्स कॉस्ट को माइनस किया। अब प्रॉफिट निकालेंगे हम, प्रॉफिट माइनस 490, यहां पे प्रॉफिट कितनी है? 500 है। यहां पे प्रॉफिट कितनी है हमारे पास? यहां पे 9,500 प्रॉफिट आ गया। अब आप देखिए, सुनिए, यहां पे हमने कितनी यूनिट इंक्रीज की? हमने 99 यूनिट इंक्रीज किया। प्रॉफिट कितने से इंक्रीज किया? आपको यहां पे प्रॉफिट कितने से इंक्रीज किया? तो 500 माइनस 490, तो प्रॉफिट इंक्रीज किया आपको 990 से प्रॉफिट इंक्रीज किया, 990 से प्रॉफिट आपको इंक्रीज किया। यहां पे हमने कितने यूनिट इंक्रीज की? यहां पे हमने कितना यूनिट इंक्रीज किया? 990 यूनिट्स हमने इंक्रीज किया। यहां प्रॉफिट कितने से इंक्रीज किया? तो 9500 माइनस 500 आपको प्रॉफिट इंक्रीज किया 9,000 से इंक्रीज किया। अब आप देखिए हमने क्या देखा, 990 इंक्रीज किया। अगर मान लिया जाए मैंने एक यूनिट पे कितना हो जाएगा? एक यूनिट पे 10 रुपया इंक्रीज किया प्रॉफिट। एक यूनिट हमने इंक्रीज किया, प्रोडक्शन यूनिट, तो प्रॉफिट इंक्रीजेस पर यूनिट यहाँ पे कितना होगा? प्रॉफिट इंक्रीज पर यूनिट में कितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है आपका? 10 रुपया। यहां पे प्रॉफिट इंक्रीज पर यूनिट 990, तो यहां पे भी 10 रुपया। अब वो 10 रुपीज क्या है? वो 10 रुपीज आपका variable cost, that 10 rupees is a variable cost, this 10 rupees is a variable cost, this 10 rupees is a variable cost, this 10 rupees is a variable cost। सर वो तो हम इसके बीच की डिफरेंस भी निकाल के, 1000 और इसके बीच की जो डिफरेंस निकाल के इसे डिवाइड करते, फिर भी हमारी पास वही आ जाता। इसके बीच की डिफरेंस निकाल के इंक्रीज इन यूनिट्स करते यहाँ पे, फिर भी आ जाता। तो इसका मतलब क्या है कि मार्जिनल कॉस्टिंग को वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द
फिक्स कॉस्ट को इसमें कोई फर्क ही नहीं हुआ। तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आपका ये 500 है, चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करो, ये 500 है, दैट इज 100 यूनिट प्रोड्यूस करो, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो, 500 है। तो फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इज अ पीरियड कॉस्ट। वो पीरियड में तो लगना ही लगना है, फिक्स कॉस्ट आपको पीरियड कॉस्ट है, उस पीरियड में आपकी कॉस्ट लगना ही है। तो देयरफॉर देयर इज नो यूज ऑफ डिसीजन टेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जाता है, हमेशा किसके बेसिस पे लिखा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट दैट इज अ मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो कोई भी मार्जिनल कॉस्टिंग को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन किया जा सकता है मार्जिनल कॉस्टिंग को? मार्जिनल कॉस्टिंग को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे हम अगर 1 यूनिट या किसी यूनिट से अगर प्रॉफिट, हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना इंक्रीज करता है? तो प्रॉफिट पर यूनिट ऑलवेज इंक्रीजेज बाय द वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहा जा सकता है। इसको हम, इस मार्जिनल कॉस्टिंग को हम दूसरे रूप में क्या कहते हैं? यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग को दूसरे क्या कहा जाता है? वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट ही है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि अगर 11 यूनिट भी अगर एक से दूसरा यूनिट भी प्रोड्यूस करेंगे तो आपके कॉस्ट में आपको सिर्फ आपकी वेरिएबल कॉस्ट का चेंजेस आएगा। अगर मान लिया जाए यूनिट चेंज करते हैं तो कॉस्ट में आपका कितना का फर्क आएगा? तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से फर्क आता है। तो हर एक कॉस्ट आपकी यूनिट पे प्रॉफिट आपको 10 है तो दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग। द मार्जिनल कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज the amount of any given volume of output by given aggregate cost are changed if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. Here 1 unit, here a unit may be single article that is said to be the marginal cost. ठीक है, अब देखिए इसको और दूसरे तरीके से समझाया जा सकता है। मान लिया जाए यहां पे इसी क्वेश्चन के लिए आपका हम टोटल कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट 101 यूनिट्स आउटपुट। अब देखिए टोटल कॉस्ट आपको 100 और 100 यूनिट्स, इतना आपको 100 यूनिट्स आपकी आउटपुट है। यहां पे आपकी 101 यूनिट आउटपुट है, 101 यूनिट आउटपुट है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी? एट द रेट ऑफ 10। आपका एट द रेट ऑफ 10 कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा? ये 500 था, यह 500 था। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट 1500 हो जाएगा। यहां पे 1510 हो जाएगा। यहां आपका क्या हुआ? कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू प्रोडक्शन इंक्रीज बाई 1 यूनिट। 1 यूनिट से प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो 1510 माइनस 1500 दैट इज 10 रुपीज। इट इज द वेरिएबल कॉस्ट, इट इज द वेरिएबल कॉस्ट। इसी को क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज, दिस इज जस्ट सेड टू बी द मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट आपको कैसे डिफाइन किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा? व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट
defined as marginal cost defined as marginal cost, the amount of any given volume of output by which aggregate costs are changed if the volume of output increase or decrease. If the volume of output increase or decrease, volume output increased or decreased by 1 unit, जो टोटल कॉस्ट जिस रेशियो से इंक्रीज करता है, चाहे 1 यूनिट से आउटपुट इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, टोटल कॉस्ट जिस यूनिट से इंक्रीज करता है उसको क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। इसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी कर सकते हैं, जो पहले मैंने आपको डिफाइन किया था, वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जा सकता है, दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। अब सबका कुछ ना कुछ एजम्पशंस होता है, उस एजम्पशंस के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। एजम्पशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यहां पे देखिए, एजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का एजम्पशंस देखिए, ये हमें जानना जरूरी है। मार्जिनल कॉस्टिंग का एजम्पशंस सबसे पहले 3 एजम्पशन होता है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपका क्या होता है, फिक्स होता है, वो तो होता ही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा फिक्स होता है। इन टोटलिटी वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है, फिक्स कॉस्ट हर एक अलग अलग यूनिट के लिए पर यूनिट अलग होता है, लेकिन इन टोटलिटी सेम होता है। तो यहां पे सबसे पहला एजम्पशन है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज कांस्टेंट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इसको इज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अब सेकंड में देखिएगा, आप सेकंड में हम आपको बैक जा रहे हैं, यहां पे 1 यूनिट के लिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10 है, 100 यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट आपका कितनी है, 100 इंटू 10 1000, 1000 के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 1000 10 10,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो 10 है, लेकिन इन टोटलिटी ये प्रोडक्शन यूनिट चेंज होने से आपका ये चेंज हो जाता है, जहां तक फिक्स कॉस्ट की बात है, चाहे 1 यूनिट प्रोडक्शन करें 500, 100 यूनिट प्रोडक्शन करें 500, 1000 यूनिट प्रोडक्शन करें 500, तो इन टोटलिटी फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट होता है, इन टोटलिटी फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, बट फॉर 1 यूनिट इट इज 500। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हम कितना रख सकते हैं, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट हम कितना रखा जा सकता है, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इस केस में हमारे पास 500 1 यूनिट के लिए, तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यहाँ पे 500 1000 के लिए, 500 1000 के लिए, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 500 1000 के लिए
तो यहां पे 0.50 हो जाएगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। यहां पे 10,000 के लिए, सॉरी 500 के लिए, तो 500 के लिए है तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट 5 रुपया हो जाएगा। और 1000 के लिए 500 है तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो कितना होगा, 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी सेम, फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी सेम, बट कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस, कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस। इस केस में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 500, इस केस में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपया, इस केस में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 0.5 हो गया। इन टोटलिटी फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम, इन टोटलिटी फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होता है। जहां तक वेरिएबल कॉस्ट की बात है, वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम होता है, लेकिन इन टोटलिटी ये डिफरेंट होता है। इस एजम्पशन को हमें माइंड में रखना पड़ेगा और आपको आगे केवल बढ़नी है। यहां पे देखिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट remains same, but in totality it differ as production unit increase or decrease, production unit increase or decrease। fixed cost per unit, fixed cost in totality remain same, but it changes per unit of different output, different output, अलग अलग आउटपुट पे क्या होता है, चेंज होता रहता है, डिफरेंट आउटपुट। तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। डिसीजन इज ऑलवेज टेकन बाय द मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में हमेशा डिसीजन वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिस्कस नहीं करता है, न्यू ऑफर वाले कस्टमर को डिस्कस करता है। न्यू ऑफर वाले को लिए हम स्टडी करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। एग्जिस्टिंग कस्टमर, रेगुलर कस्टमर से फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर हुआ रहता है। फिक्स कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया जाए या नहीं किया जाए वो सेम लगेगा ही, तो इसलिए फिक्स कॉस्ट के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जाता है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग करता है। अब सबसे पहला हम एक अप्रोच स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कंसेप्ट नंबर 1 है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। दिस इज द कंसेप्ट नंबर 1, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसको रिप्रेजेंट क्या किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, पीवी रेशियो, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि भाई साहब हमें 1 यूनिट किया, यहां पे 100 यूनिट किया, यहां पे 1000 यूनिट किया। देखिए
यहां हमने कहा सेल्स रेवेन्यू एट द रेट ऑफ 20, ये 20 हो गया। यहां पे कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, यहां पे 20,000 हो जाएगा। लेस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 12 मान लो, तो ये 12 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। यह आपको क्या कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मीन्स 8 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। अब आपको देखिए कंट्रीब्यूशन परसेंटेज टू सेल यहां पे कहेंगे, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज टू सेल, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज टू सेल 8 हुआ 20 में, तो कितना परसेंट हो गया, ये 40% हो गया। यहां पे 800 हुआ 200 में, कितना परसेंट हो गया, ये भी 40% हो गया। यहां पे 8000 हुआ 20,000 में, कितना परसेंट हुआ, ये भी 40% हो गया। तो मैं प्रूव करना चाहता हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट तो हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपको पीरियड का कॉस्ट है, प्रोडक्ट पीरियड का कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट आपको वेरिएबल कॉस्ट है, प्रोडक्ट का कॉस्ट सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे लिया जाता है। तो यहाँ प्रोडक्शन की वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्शन की वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट तो अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, लेकिन सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, 40%, 40%, 40%। तो ये जो 40%, 40%, 40% जो आया, यह जो 40%, 40% जो आया, इसको क्या कहते हैं, पीवी रेशियो कहा जाता है। तो पीवी रेशियो, व्हाट इज द पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो मींस it is the ratio of contribution percentage to sale, it is a ratio of contribution percentage to sale, contribution percentage to sale, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज टू सेल को क्या कहता है, पीवी रेशियो कहा जाता है। वॉल्यूम इंक्रीजेस, ऑफ कोर्स प्रॉफिट इंक्रीजेस, बट इफ इट इज इन सेम रेशियो, द रेशियो इज सेड टू बी द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, आप देखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, यहाँ पे देखिए, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन increases, the profit will increase, profit will increase, profit will increase, but it will be in the same ratio, in the same ratio, the ratio is said to be, the ratio is said to be profit volume ratio, profit volume ratio, the ratio is said to be profit volume ratio. It is contribution percentage, it is contribution percentage of sale, contribution percentage of sale, that is
पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन को कैसे लिखा जाता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल। अब इसको हम और कैसे कर सकते हैं? और पीवी रेशियो सेल डिवाइडेड बाय सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, यहां पे कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, दिस इज सेड टू बी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर मान लिया जाए 1 माइनस ये 60% है तो ये 40% हो जाएगा पीवी रेशियो। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है सेल का, अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% सेल का है तो पीवी रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा? पीवी रेशियो हमारे पास 40% हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट यदि आपका 60% है तो हमारी पीवी रेशियो 40% हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट 60% तो पीवी रेशियो 40% हो जाएगा। और 40% पीवी रेशियो है तो वेरिएबल कॉस्ट आपका 60% हो जाएगा। ये बात आपको माइंड में रखनी है। जैसे देखिए यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो क्या था? वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या था? हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो क्या थी? यहाँ पे 12 था सेल का, जबकि 20 था सेल, तो कितना परसेंट था? 60% था। यहां पे भी 60% क्योंकि ये 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो पीवी रेशियो आपका 40% हो जाएगा। ये 60 है तो ये 40 होगा, ये 60 है तो ये वाला 40 होगा। ये दोनों एक दूसरे को मेंटेन करता है। तो इफ वेरिएबल कॉस्ट इज variable cost ratio is 60%, then PV ratio will be 40%। अगर मान लो if variable cost ratio is 30%, PV ratio will be 70%। दोनों को मिलकर 100% होना है। एक आपको पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं। हमारे पास आपको इफ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 40%, पीवी रेशियो आपका 60% हो, दोनों को मिलकर 100 होना है। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि जैसे मैंने कहा था, यहां पे पीवी रेशियो, एक आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, पीवी रेशियो, यहां कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो अब अगर मैं बोलूंगा यहां पे पीवी रेशियो इनटू सेल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू, अब देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, that is a sale minus variable cost, this is the contribution। सेल से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, दैट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट।
तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सेल इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, दैट इज द दिस। आप मान लीजिए कि प्रॉफिट निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है, ये वाली पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चंस करते हैं, उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, वन नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मार्जिनल कॉस्टिंग आपके पास कितना दिया हुआ है, 2400 दी हुई है, सेलिंग प्राइस 3000 दिया हुआ है। अब आपको पीवी रेशियो निकालनी है, बहुत ही आसान है, मार्जिनल कॉस्टिंग दी हुई है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, पीवी रेशियो निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पे आपका, ठीक है, इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे आपका मार्जिनल कॉस्टिंग दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ है, तो यहां पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। सेल्स कितनी है हमारे पास, सेल्स रेवेन्यू यहां पे 3000 है, वेरिएबल कॉस्ट लेस वेरिएबल कॉस्ट 2400 है, यहां पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। सर कंट्रीब्यूशन 800 है, सेल्स आपको 3000 की है, इंटू 100, that equal to 26.67% is the contribution, 26.67% is the contribution। तो यहां 26.67% आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई। अब एक दूसरा फॉर्मूला मैं पीवी रेशियो का बताऊंगा, दूसरी फॉर्मूला, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला मैं बताऊंगा पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो व्हेन, आपको दूसरी फॉर्मूला बता रहा हूं, पीवी रेशियो व्हेन सेल्स and profit of two period are given, अब देखिए दो पीरियड का सेल्स और प्रॉफिट दिया हुआ, यहां पे पीरियड 1 सेल 1, पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट 1, यहां पे फर्स्ट पीरियड के लिए मैंने निकाला है, ठीक है। अब पीरियड 2, पीरियड 2 के लिए देखिए आप, S2 पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, यहां पे P2, दो पीरियड की प्रॉफिट दी हुई है, दो पीरियड का सेल दिया हुआ,
तो सेल को हम पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, जस्ट अभी डिस्कस किया गया था। सेल को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, कंट्रीब्यूशन आता है, जस्ट अभी डिस्कस किया था। अब इसको आप क्या करो, माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो यहां पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पीवी S1 इंटू पीवी रेशियो, S2 इंटू पीवी रेशियो, और यहां पे P1 माइनस P2। पीवी रेशियो हम अगर कॉमन लेंगे तो S1 और S2 हो जाएगा, तो P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2। तो यहां क्या होगा, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ सेल्स। इसको क्या कहा जाता है, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट डिफरेंस ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है, पीवी रेशियो कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी द पीवी रेशियो। यह भी एक फॉर्मूला है, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट डिफरेंस ऑफ सेल्स इज सेड टू बी द पीवी रेशियो। तो 2 पीरियड की प्रॉफिट 2 पीरियड का सेल दिया है तो हम पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आपको दिए द सेल्स टर्नओवर ऑफ एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द 2 पीरियड्स आर गिवन एज। सेल्स फर्स्ट पीरियड का सेल्स 20 लाख है, प्रॉफिट 2 लाख है। सेकंड पीरियड का सेल्स आपको 30 लाख है, प्रॉफिट आपका 4 लाख है। कैलकुलेट पीवी रेशियो। ठीक है, तो पीवी रेशियो निकालेंगे हम। ठीक है, चल इसको मिनिमाइज करते हैं। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। प्रॉफिट आपको फर्स्ट पीरियड का 4 लाख था, सेकेंड पीरियड का 2 लाख था, सेल कितना था 30 लाख था, और ये 20 लाख। अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भाई ये 2 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो पीवी रेशियो आपका 20% हो जाएगा। 20% पीवी रेशियो हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ब्रेक इवन ईबीआईटी। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या है, ब्रेक इवन ईबीआईटी। ब्रेक इवन ईबीआईटी, ब्रेक इवन ईबीआईटी। ब्रेक इवन ईबीआईटी का मतलब होता है ब्रेक इवन ईबीआईटी नहीं, ब्रेक इवन, ये फाइनेंस में है ईबीआईटी, ब्रेक इवन ईबीआईटी। यहाँ पे ब्रेक इवन यूनिट्स और सेल्स रेवेन्यू, ब्रेक इवन यूनिट्स और सेल्स रेवेन्यू, ब्रेक इवन यूनिट्स और सेल्स रेवेन्यू। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है, कोई भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये चाहता है कि भाई साहब टू अवॉइड द लॉस, कम से कम कितना सेल किया जाए कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। कोई भी मैनेजमेंट ये चाहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान इतना यूनिट हमारे पास सेल करा दो जिससे हमारी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। तो जो रिकवर कर देता है उसको क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट कहा जाता है।
और ब्रेक इवन सेल्स रिवेन्यू के लिए सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। द मैनेजमेंट wants या the sales unit or sales revenue at which no gain there is no gain no loss और and no loss, no gain no loss, ना कोई गेन हो ना कोई लॉस। तो जनरली हमारे पास दैट इज प्रॉफिट at this level of sales unit, at this level of sales unit is 0। प्रॉफिट एट दिस लेवल ऑफ सेल्स यूनिट इज 0। अब देखिए आप यहां पे हम प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट। अब सेल्स रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू सेल्स यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू सेल्स यूनिट, सेल्स एंड प्रोड्यूस यूनिट, माइनस यहां पे क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। एट बीपी क्या होगा, बीपी प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, प्रॉफिट इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट सेल्स यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेल्स यूनिट, यहां पे ये है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं बताइए, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं सेल्स यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, यहां तो आपके पास प्रॉफिट है ना, और बीपी में प्रॉफिट 0 होता है तो हम 0 लिख देंगे। तो यहां सेल्स यूनिट को क्या करते हैं, बीपी ब्रेक इवन यूनिट, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, that equal to fixed cost divided by contribution per unit, contribution पर यूनिट। ये आपकी फॉर्मूला हो गया ब्रेक इवन सेल्स यूनिट का। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज द ब्रेक इवन यूनिट, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट। अब आपका ब्रेक इवन सेल्स यूनिट हमारे पास है, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट आपका पास क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यह हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया ब्रेक इवन सेल्स यूनिट का। ठीक है, अब मान लो ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालनी है, सपोज कीजिए ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालनी है। अब मैं कहना चाहता हूं कि ब्रेक इवन
सेल्स रेवेन्यू। अब मैं चाहता हूं कि ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकाल, तो इसकी फॉर्मूला क्या बन सकता है? ब्रेक इवन सेल्स यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो जाएगा। ब्रेक इवन सेल्स यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब देखिए यहां पे यूनिट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू क्या होगा यहां पे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट को हम ऐसे यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख दीजिए। हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो था ही। अब देखिए इसको कैंसिल करने के लिए मैंने यहां पे भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिख दिया, तो ये अपने आप में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इसको क्या कहते हैं? पीवी रेशियो कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी पीवी रेशियो। अब आपको कहा जाएगा कि ब्रेक इवन सेल्स रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या बन सकता है? तो ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू की फॉर्मूला बन सकती है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला बनेगा। यह फॉर्मूला आपको बन जाएगा। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये सेल्स रेवेन्यू के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब सेल्स रेवेन्यू यदि आपको निकालनी है तो आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेल्स रेवेन्यू के लिए आपको ये वाली सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ठीक है, अब फिर मैं आगे मैं बताऊंगा कि इसकी और दूसरे तरीके से भी। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। हमने 2 क्वेश्चन किया था, अब तीसरी क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसकी थ्योरी भी लिखी गई है, इसको समझाया भी गया है सारी बातें को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। आपको ब्रेक इवन पॉइंट बतानी है, ब्रेक इवन सेल्स यूनिट बतानी है। तो यहां पे वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है कितना? 12 दिया हुआ है। सेलिंग 18 दी हुई है। फिक्स कॉस्ट आपको 60,000 दिया हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स यूनिट। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर फिक्स कॉस्ट 60,000 है, आपके पास कंट्रीब्यूशन कितनी है? 18 रुपया सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, 12 रुपया ये है। तो 60,000 को 6 से आप क्या कर लीजिए? डिवाइड कर दीजिए, तो 10,000 यूनिट्स हो जाएगा। 10,000 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। फोर नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट बीपी टू बी ब्रॉट 9000 यूनिट। इस क्वेश्चन में बीपी तो ऑलरेडी 9000 दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 75 है, फिक्स कॉस्ट 2,70,000 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है। अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाएंगे ब्रेक इवन यूनिट का, ठीक है, ब्रेक इवन यूनिट का लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहां क्या होगा, ब्रेक इवन यूनिट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये 9000 है, फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है 27,000, 2,70,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट आपको कितनी दी हुई है 75 दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस 75, 2,70,000 डिवाइडेड बाई 9,000। तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 प्लस 30 रुपीज 105। सेलिंग प्राइस अगर 105 होगा तो इसकी बीपी कितना होगा 9000 हो जाएगा। बीपी आपको 9000 हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं और बीपी के क्वेश्चन है होगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए हमारे पास सेल दी हुई है, 2 पीरियड का प्रॉफिट दिया हुआ है, कैलकुलेट बीईपी दिया हुआ है। तो इस केस में सबसे पहले हम पीवी रेशियो निकालेंगे। अब पीवी रेशियो निकालने के बाद फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालेंगे पीवी रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल। तो प्रॉफिट आपको कितना चेंज हुआ 4000, और सेल कितना चेंज हुआ 10,000 इंटू 100 दैट इक्वल टू 40%। अब फिक्स कॉस्ट कितना होगा देखिएगा, प्रॉफिट इक्वल टू होता है, ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। अब आपको यहां पे हम फिक्स कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, फिक्स कॉस्ट निकालना चाहेंगे तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ये बात एकदम दिमाग में रखना है, ये फॉर्मूला हमेशा बहुत बार यूज करूंगा। सेल्स इंटू पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, आप कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा। अब माइनस यहां पे करेंगे तो प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। अब सेल यहां पे कितना ले लीजिए आप 80,000 सेल लेंगे सपोज कीजिए, और पीवी रेशियो 40% ले लेते हैं, और ये आपको 10,000 हो जाएगा। तो यहां कितना होगा 32,000
माइनस 10,000 दैट इक्वल टू 22,000। तो ये 22,000 आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट होगी। अब बीपी निकाला जा सकता है, कैलकुलेशन ऑफ बीपी, कैलकुलेशन ऑफ बीपी, प्रॉफिट। अब बीपी क्या होगा, रिवेन्यू हम निकाल लेंगे, बीपी दैट इक्वल टू सेल्स रिवेन्यू। तो इसका क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यह फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का। फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितना निकला, 22,000, और ये हमारे पास पीवी रेशियो कितनी निकली है, 40%, 55,000 हमारा क्या हो गया, ये निकल बीपी निकल। ठीक है, अब देखिए एक बात को आपको माइंड में सेट करके रखनी, हम आपको थोड़ी सी इसको गाइड करके आपको बताएं, सेल्स इनटू पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। अब देखिए कंट्रीब्यूशन से अगर फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट होता है, आपको प्रॉफिट होता है। तो एक बात आपको दिमाग में रखनी है, कंट्रीब्यूशन की फॉर्मूला हमेशा माइंड में रखना है कि आपको कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा। अब आपको ब्रेक इवन पे क्या होता है, ब्रेक इवन पे क्या होता है, ब्रेक इवन पे ये तो जीरो होता है, ब्रेक इवन पे ये क्या होता है, जीरो होता है। तो एट बीपी पे ये वाला जीरो हो जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू जीरो। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। बीपी पे हमेशा कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, ये वाला दिमाग में रखनी। बीपी पे हमेशा कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, ये वाली दिमाग में रखना है। बीपी पे हमेशा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट होता है। देखिए कभी कभी एक नेक्स्ट कंसेप्ट है, डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट के लिए कितना सेल किया जाए, डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो हमारे पास इतनी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या है, डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट, उसके लिए तो हमारे पास सेल्स फॉर डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट, सेल्स फॉर, नेक्स्ट कंसेप्ट फॉर डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट, हमारे पास प्रॉफिट भी आनी चाहिए। हमारे पास अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट को रिकवर करनी है तो दैट इज अ ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन के साथ, ब्रेक इवन से ज्यादा सेल, माने सेल्स कितनी होनी चाहिए ताकि टारगेट प्रॉफिट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, देखिएगा हमारे पास सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है। अब देखिए ये तो हमारे पास क्या होगा, कंट्रीब्यूशन, ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। और ये कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट होना चाहिए।
प्रॉफिट। अब देखिए कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का सेल का परसेंटेज, सेल का समथिंग परसेंटेज जो कंट्रीब्यूशन होता है, सेल का समथिंग परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है। और सेल का क्या, सेल्स रिवेन्यू समथिंग परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है, सेल्स रिवेन्यू का समथिंग परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होता है। अब वो परसेंटेज क्या है, पीवी रेशियो, वो परसेंटेज क्या है, पीवी रेशियो है। इसका मतलब हमारे पास इतनी कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए, हमारे पास इतनी कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए जो दो चीजों को कवर करता हो, एक तो फिक्स कॉस्ट को कवर करता हो। तो जब सिर्फ फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा, जब सिर्फ फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा तो वो क्या होगा हमारे पास, हमारे लिए जो सिर्फ फिक्स कॉस्ट को कवर करेगा तो वो हमारे लिए बीईपी होगा। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को भी कवर करता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को भी कवर करता है, तो दैट इज अ सेल्स रेवेन्यू फॉर डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो सेल्स रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेल्स रेवेन्यू फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यहां पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, होल डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, होल दिस डिवाइडेड बाई PV ratio. This is the formula for desired level of profit. ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे बनाते हैं। सेल्स फॉर डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट, यह क्वेश्चन है, सेल 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 15 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, फाइंड आउट द सेल्स फॉर द डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकल सकता है, पीवी रेशियो के टर्म में भी निकल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन करें, ठीक है क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 1 लाख यूनिट दी हुई है, या 10,000 यूनिट दिया हुआ एट द रेट ऑफ 25, वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 15 दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट आपकी दी हुई है रुपीज 1 लाख, प्रॉफिट दी हुई है 50,000, डिजायर प्रॉफिट 50,000 है। तो सेल्स यूनिट निकलने के लिए यहां पे सेल्स यूनिट, सेल्स यूनिट फॉर डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। सेल्स यूनिट में हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है, आज सेल्स रेवेन्यू में पीवी रेशियो होता है। जैसे बीईपी में मैंने बताया था, दो फॉर्मूला बताया था, बीईपी यूनिट में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं, अब बीईपी सेल्स रेवेन्यू में पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं। तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट
डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहां हमारे पास फिक्स कॉस्ट 1,00,000 है, प्रॉफिट कितनी है 50,000 है। अब सर आपके पास ये 25 माइनस 50 कितना हो जाएगा, ये 1,50,000 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट ये 10 हो जाएगा। अब 10 करने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15,000 यूनिट्स, 15,000 यूनिट्स आपका ये हो जाएगा, 15,000 यूनिट्स हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह हम अगर मान लीजिए रिवेन्यू निकालना होता तो कैसे करते, इसको हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते या यहीं पे पीवी रेशियो रख लेते। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहा जाता है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? जो भी हम एक्सेस सेल करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट से, जितना भी एक्सेस सेल करते हैं उसको क्या कहा जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कहा जाता है। अब देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सपोज कि एक लेवल है, देखिए यहां पे फिक्स कॉस्ट सपोज कीजिए 60,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹18 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹12 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने माना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹6। फिक्स बीईपी कितना होगा, बीईपी कितना होगा, बीईपी 60,000 फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6, 10,000 यूनिट है। तो ये हो जाएगा बीईपी सेल, बीईपी 10,000 यूनिट्स, बीपी 10,000 यूनिट होता है। यहां पे मैंने कहा एक्चुअल सेल 15,000 यूनिट हो गया, 15,000 यूनिट, एक्चुअल सेल 15,000 यूनिट हो गया। अब देखिए यहां पे एक्चुअल सेल 15,000 हो गया, तो इस दोनों के बीच की जो डिफरेंस एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल, तो उसको क्या कहा जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल कहा जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल, एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। अब देखिए यहां पे 15,000 यूनिट्स
माइनस 10,000 यूनिट्स, तो ये आपको 5,000 यूनिट जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एक्चुअल सेल में तो यहां तक तो हमें नो प्रॉफिट, यहां तक तो प्रॉफिट आपको क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा ना, यहां पे तो प्रॉफिट होगा। तो यहां जब ये सेल करेंगे तो यहां पे दो चीजें रिकवर होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहां पे सिर्फ आपको प्रॉफिट जीरो होता है, फिक्स कॉस्ट आपको रिकवर होता है, फिक्स कॉस्ट सिर्फ रिकवर होता है यहां। तो फॉर्मूला कैसे बन सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला कैसे बन सकता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल, ये भी एक फॉर्मूला है। हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल सेल में आपको दो चीजें रिकवर होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, माइनस बीपी सेल में सिर्फ आपको फिक्स कॉस्ट रिकवर होता है, फिक्स कॉस्ट। यहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहां पे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैं कॉमन ले लूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैं कॉमन लूं, तो यहां पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट गेट कैंसिल, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल that equal to profit divided by contribution पर यूनिट। ये आपको यूनिट में आएगा, मार्जिन ऑफ सेल्स यूनिट, ये सेल्स यूनिट होगा। अब उसी तरह मार्जिन ऑफ सेल्स रिवेन्यू कितना होएगा, अब देखिए नेक्स्ट में मार्जिन ऑफ सेल्स रिवेन्यू, मार्जिन ऑफ सेल्स रिवेन्यू, तो रिवेन्यू के लिए, रुपये के लिए हम क्या करेंगे, आपको पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालनी है, बीपी निकालनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। सेल्स आपको 1 लाख दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट आपको कितना दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट आपकी दी हुई है 80,000, फिक्स कॉस्ट 20,000, नेट प्रॉफिट आपका 20,000 दिया हुआ है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आपको निकालनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल निकालना है इस केस में। ठीक है, अब देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो आपको लिखी हुई है सेल्स, यहां पे लिखा हुआ है रुपीज 1 लाख लिखी हुई है, टोटल कॉस्ट लिखी हुई है 80,000 लिखा हुआ है,
फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है 20,000, प्रॉफिट आपकी लिखी हुई है 20,000, ये आपकी कॉस्ट लिखी हुई है। अब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है यहां पे, टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट दैट इक्वल टू 80,000। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना निकलेगा, फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दो, 60,000 ये निकल गया। क्लियर है? अब 60,000 हमारे पास ये कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट। पीवी रेशियो फर्स्ट पार्ट का आंसर, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 हो गया तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 ये है सेल, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है, ये आपकी 1,00,000 है इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। सेकेंड आपको क्या हो जाएगा, बीईपी। बीईपी इक्वल टू क्या निकलता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी है, 20,000 है, पीवी रेशियो 40% है, तो ये 50,000 हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 20,000, ये भी आपका 20,000, यह 40%। अरे फॉर्मूला मैंने गलत, यहां पे फिक्स कॉस्ट नहीं, प्रॉफिट। तो पीवी रेशियो हमारे पास कितनी है, 40%, ये भी आपका 50,000 आंसर हो जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6। दूसरा फॉर्मूला है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल माइनस एक्चुअल सेल। टोटल सेल में 1,00,000 है और यहां एक्चुअल सेल नहीं, ब्रेक इवन सेल। बीपी सेल, तो डेट इक्वल टू 50,000, ये 50,000 हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8,
सेल्स आपका 1 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है, फिक्स कॉस्ट इतना है, पीवी रेशियो निकालनी है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है। 8 नंबर क्वेश्चन। अब आपका सेल्स दिया हुआ है ₹1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है ₹60,000, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 30,000। अब आपको यहां पे कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा इस दोनों से, 1 लाख माइनस 60,000 दैट इक्वल टू 40,000। तो पीवी रेशियो क्या निकल जाएगा यहां पे, 40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख कंट्रीब्यूशन दैट इक्वल टू 40%। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर यही निकल गया। बीपी क्या होगा सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारे पास 30,000 है, यह 40%, तो 30,000 40% ये हो जाएगा ₹75,000। अब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट आपकी कितनी आएगी 10,000 आ जाएगा। 1 लाख में 60,000 आपका फिक्स कॉस्ट घटेगा, वेरिएबल कॉस्ट, और 30,000 ये घटेगा, और ये 40% है तो ये 25,000 हो जाएगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू टोटल सेल माइनस एक्चुअल सेल, टोटल सेल माइनस बीपी सेल। तो टोटल सेल हमारे पास 1 लाख है, बीपी सेल 75,000 है, तो 25,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। अब देखिए इसमें सेम फॉर्मूलाज बार बार यूज किया जाता है, दूसरे दूसरे ढंग से यूज की जाती है, तो इसके लिए मैं बहुत सारी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लासेस से कराऊंगा ताकि आपके माइंड में सारी टाइप की फॉर्मूलाज आपका क्लियर हो जाए। पहले कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम आपको कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।